वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 13 और 14 दिसंबर 2024 का अपने एक साथ करंट पढ़ेंगे, क्योंकि आज 14 दिसंबर है लेकिन कल अपनी करंट की क्लास नहीं आई थी, तो उस वजह से आज 13 और 14 दिसंबर 2024 का एक साथ करंट पढ़ेंगे। तो आज अपने पढ़ेंगे भारत 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। 34वां व्यास सम्मान सूर्यबाला वाराणसी को दिया गया। और 2034 का फुटबॉल वर्ल्ड कप सऊदी अरब के अंदर खेला जाएगा। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है, क्योंकि कल आपको 13 दिसंबर को क्लास नहीं मिली थी। तो कल और आज वाला करंट आपको एक साथ मिलेगा, क्योंकि क्लास आज थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि करंट हमने कल वाला भी साथ में लिया है, इसलिए क्लास आज लगभग 20 मिनट के आसपास आपकी क्लास होगी और गजब तरीके की क्लास रहने वाली है। और क्लास के अंदर आज की क्लास में करंट अफेयर्स के अंदर इतने गजब के क्वेश्चन बन रहे हैं, हो सकता है आपको आरएस यूआरओ आज बहुत सारी भर्तियां आ चुकी है और यहाँ से इसी क्लास के अंदर आज आपके लिए क्वेश्चन बनेंगे करंट अफेयर्स के। तो गजब तरीके की क्लास आप देख लेना। और 13 और 14 दिसंबर 2024 एक साथ करंट अफेयर्स का आज अपने अध्ययन करेंगे। तो करेंगे सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर, और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास ले बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 फॉर सस्टेनेबिलिटी में भारत की टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है? वो है आईआईटी दिल्ली। 10वें एशियाई पैसिफिक टैप गेम्स में भारत ने कुल 55 पदक जीते। कर्नाटक के पूर्व सीएम एम एम कृष्णा का 92 साल की उम्र में निधन हो चुका है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 में केरल रोजगार क्षमता में किस स्थान पर है? भारतीय राज्यों के बीच तो 5वें स्थान पर। हरमित कौर डिल्लो को किस पद के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप ने नामांकित किया? तो न्याय विभाग में नागरिक अधिकारों के सहायक अटॉर्नी जनरल के रूप में। दिसंबर 2024 में मालदीव में एक नई डैम्स फिश प्रजाति की खोज की गई, जिसका नाम है क्रोमिस अबदा है। अजय सेठ वर्तमान में किन किन पदों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं? तो आर्थिक मामलों के सचिव और राजस्व सचिव। कुछ मैंने किस चैंपियनशिप को जीतने वाले पहले भारतीय बने? तो एफ आई कंस्ट्रक्शन विश्व चैंपियनशिप में जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। इनकी हमने चर्चा कर ली है, टेस्ट वगैरह आपको मिल चुका है। अब ये कोई भी साथी अगर नई टेस्ट सीरीज लेना चाहे तो ये टेस्ट सीरीज लेना 2024-25 की, क्योंकि इसके अंदर 2024 का करंट भी मिलेगा और 2025 का तो आगे आपको करंट है मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगी, करंट भी आपको इसके अंदर मिलेगा। तो गजब तरीके से प्ले प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें, वहां से ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। करें सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर, करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न आपके सामने और बड़े ही गजब की आज की क्लास में प्रश्न बन रहे हैं विकर्ण की। देखो कथन एक क्या कह रहा है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घोषणा की कि भारत 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। ये बात मैंने पहले ही बता दी थी कि भारत 2035 के अंदर अपना अंतरिक्ष के अंदर एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। ये घोषणा कर दी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। कथन दो, 2040 तक भारत एक भारतीयों को चंद्रमा पर उतार सकता है, यानी कि भारत है वो भारतीयों को चंद्रमा पर उतार सकता है। 2040 की बात है, ये भी बात मैंने पहले कही थी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों कथन क्या है, यानी कि सभी सी है। कथन एक भी सही मान सकते हो या सभी सही मान सकते हो, ठीक है। तो दोनों कथन बिल्कुल यहाँ पे सही है। देखो पूरी डिटेल याद रखना है इसकी। अंतरिक्ष स्टेशन की घोषणा केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घोषणा की। भारत 2035 तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा, जिसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। मैंने आपको बताया कि पहली बार अब की बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बनाया गया था 23 अगस्त को, और कितनी बार एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आ चुका है। अब ये 2035 वाला और 40 वाला आरएस के अंदर टपकेगा। आरएस वाले कोई भी साथी तैयारी करे, इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेना भाई। चंद्रमा मिशन भारत की योजना 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर उतारने की है, ये याद रखना। इसके अलावा ये पहला पॉइंट है, पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री 2026 तक। अब ये गगनयान मिशन भी चल रहा है और वो चंद्रयान 4 वगैरह वो अलग सिस्टम है, और यहाँ पे गगनयान मिशन है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन
2024 के अंत या 2026 की शुरुआत में पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने का कार्यक्रम है। तो गगनयान मिशन मिशन के माध्यम से भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा 2026 तक। उपग्रह प्रक्षेपण में प्रगति, भारत ने अब तक 432 विदेशी उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। यानी कि जो विदेशी उपग्रह है ना, भारत ने अब तक 432 उपग्रहों को प्रक्षेपण कर लिया है। तो ये अच्छे तरीके से इस प्रश्न को याद कर लेना भाई। कौन सा कथन सही है, ये देखो। अब कथन से प्रश्न मैं लेकर आया हूं क्योंकि एक साथ आपको गजब तरीके की याद हो जाएंगे। 34वां व्यास सम्मान सूर्यबाला वाराणसी को उनके उपन्यास कौन देश को वासी और वेणु की डायरी के लिए दिया गया है। याद रखना अच्छे तरीके से। 33वां व्यास सम्मान मिला था, उसके बाद में अब मिला है 34वां व्यास सम्मान सूर्यबाला। ये तस्वीर में देखो, ये है 34वें व्यास सम्मान पाने वाली सूर्यबाला, वाराणसी की रहने वाली। इनका उपन्यास है कौन देश को वासी और वेणु की डायरी। इनके लिए उनको ये सम्मान दिया गया। के बिरला फाउंडेशन ने वर्ष 1991 से व्यास सम्मान को प्रारंभ किया था। व्यास सम्मान केवल अंग्रेजी भाषा की साहित्यिक कृतियों के लिए दिया जाता है। नहीं, अंग्रेजी भाषा की साहित्यिक कृति नहीं दिया जाता, ये दिया जाता है हिंदी भाषा की साहित्यिक कृतियों के लिए। इसके लिए हिंदी भाषा की साहित्यिक कृतियों के लिए दिया जाता है। यहाँ पे कथन भी आगे नहीं दिए, आप कथन 1 और 2 कथन बिल्कुल से मान सकते हो। ठीक है, 1 और 2 कथन यहाँ पे बिल्कुल से मान सकते हो। ये अंग्रेजी भाषा के लिए नहीं, हिंदी भाषा की साहित्यिक कृतियों के लिए दिया जाता है। ना तो उपयुक्त सभी होगा, कथन 1 और 2 दोनों से होंगे। क्या होगा, पहला और दूसरा कथन है बिल्कुल सही है। देखो मुख्य तथ्य, 34वां व्यास सम्मान 2024 समान समान ये प्राप्तकर्ता कौन है, सूर्यबाला वाराणसी की है। सम्मानित कृति, इनका उपन्यास है कौन देश को वासी वेणु की डायरी। प्रारंभ, यह पुरस्कार 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रारंभ किया गया। पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी साहित्य कृति के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि हिंदी के जो उपन्यास लिखता है उन्हीं को यह अवार्ड मिलता है। अब ये तो था 34वां, और 33वां भी याद रखना। 33वां व्यास सम्मान मिला लेखिका थी पुष्पा भारती, उनको संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए 2023 का व्यास सम्मान देने की घोषणा की गई थी। यानी कि 33वां व्यास सम्मान किसको मिला, पुष्पा भारती को मिला, उनकी थी यादें यादें यादें। और 34वां मिला है सूर्यबाला को, जिनका उपन्यास है कौन देश को वासी और वेणु की डायरी। ये याद रखना अच्छे तरीके से। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश की सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। तो ये आए थे कौन है, नेपाल देश के सेना प्रमुख आए थे। ये देखो तस्वीर में, ये नेपाल देश के जो सेना प्रमुख है ना, ये अभी अपने भारत देश के दौरे पर आए हैं, भारत देश दौरे पर है। तो इनको अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारतीय सेना का जो जनरल है उनकी मानद उपाधि से सम्मानित इनको किया है। तो उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर बी। तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के सेना प्रमुख है, इनका नाम है अशोक राज सिंहदेल। क्या नाम है, अशोक राज सिंहदेल को भारतीय सेना के जनरल की उपाधि से सम्मानित किया गया। भारत और नेपाल के बीच 1950 से चले आ रहे आपसी सम्मान और गहरे सैन्य संबंधों की परंपरा को दर्शाता है। यानी कि 1950 से इनके अच्छे संबंध चले आ रहे हैं। इसके अलावा इनकी भारतीय यात्रा है 11 दिसंबर 2024 को शुरू हुई और आज 14 दिसंबर 2024 को समाप्त हो जाएगी। यानी कि 11 से लेकर 14 दिसंबर तक ये भारत की यात्रा पर रहे, तब इनको नई दिल्ली के अंदर भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि से इनको सम्मानित किया गया। अब ये भी प्रश्न गजब का प्रश्न है आपके लिए। कथन, पहला प्रश्न है, पहला कथन आपके लिए, राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार 2024 का आयोजन 11 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया। अब ये पुरस्कार से संबंधित है, राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार। इस समारोह में 45 असाधारण पंचायतों को उनके सतत और समावेशी विकास के लिए सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पंचायती राज्य मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह, जिसको बोलते हैं ललन सिंह, इन्होंने भी इसके अंदर भाग लिया। इनको सम्मानित भी किया पुरस्कार से और उन्होंने इसके अंदर भाग भी लिया। तो तीनों की तीनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है, प्रयुक्त सभी हो जाएगा इसका।
उपयुक्त है सभी जगह, तीनों कथन यहाँ पे बिल्कुल है सही है। अब बात है राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार की। अब देखो इनकी पूरी डिटेल। ये जो राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार है, ये पुरस्कार 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की याद में दिए जाते हैं, जिसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान है किया था। 1992 के अंदर है ना 73वां संविधान संशोधन के तहत आपने पढ़ा होगा पंचायती राज अधिनियम है, तो वहां पर क्या इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। यह समारोह लोकसभा चुनावों के कारण 24 अप्रैल के बजाय 11 दिसंबर को आयोजित किया गया है। देखो 24 अप्रैल की बजाय ये 11 दिसंबर को ये इन पुरस्कारों का आयोजन किया गया। अब पुरस्कार कई श्रेणियों में दिया जाता है। अब देखो पुरस्कार, ये पुरस्कार जो श्रेणी है, पहली श्रेणी है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, DDUPSVP। इसके अंदर पहला जो पुरस्कार है वो 27 पंचायतों को सम्मानित किया गया। कितनी पंचायतें? 27 पंचायत उनको सम्मानित किया गया। किसके अंदर? दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार। इसके अलावा 2 नंबर पे है नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार। इसके अंदर 9 पंचायतों को सम्मानित किया गया। अब ये जो मैं बता रहा हूँ ना अलग अलग है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना, पर्सन कहीं से भी कौन सा भी एग्जामिनर उठा सकता है यहाँ से। इसके अलावा ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार। इसके अंदर महाराष्ट्र, उड़ीसा, त्रिपुरा की पंचायतों को नवीनीकरणीय ऊर्जा में नवाचार के लिए सम्मानित किया गया। इसके अंदर है ग्राम ऊर्जा स्वराज में। फिर है कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार। इसके अंदर महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश की पंचायतों को सम्मानित किया गया। फिर है पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार। इसके अंदर केरल, महाराष्ट्र और उड़ीसा को संस्थाओं को सम्मानित किया गया था। देखो किसी भी प्रकार का प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैंने आपको अलग अलग कैटेगरी के अंदर किस किस को अवार्ड मिला वो मैंने आपको बता दिया है। कौन सा कथन सही है? अब मैं कथन से इतने सारे प्रश्न क्यों लेकर आया हूं, ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। देखो पहला, सऊदी अरब 2034 फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। सऊदी अरब 2034 फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा, बिल्कुल सही है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको 2026 में करेंगे, बिल्कुल सही है। फुटबॉल वर्ल्ड कप का पिछला सीजन 2022 कतर में हुआ था, ये भी सही है, भी पिछला सीजन है वो 2022 कतर में हुआ। स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को 2030 फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगी। तो इसके अंदर ये चारों कथन बिल्कुल सही है, तो इसका उत्तर आप कर लेना उपयुक्त सभी। क्या करोगे? उपयुक्त सभी कर लेना, क्योंकि चारों कथन सही है। तो याद रखना 2034 के अंदर तो करेगा सऊदी अरब फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी। फिर 2026 में अभी करेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, क्योंकि हर 4 साल बाद इसका आयोजन होता है। 2022 के अंदर ये कतर में हुआ था, ठीक है, हर 4 साल बाद में होता है। और 2030 के अंदर स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को इसकी मेजबानी करेगी 2030 के अंदर। ये तीनों मैंने आगे बता दिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी आप कर लेना। देखो मुख्य तथ्य, 2034 का फुटबॉल वर्ल्ड कप सऊदी अरब में खेला जाएगा। वहीं 2030 के वर्ल्ड कप की मेजबानी स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को मिलकर करेंगे। 4 साल बाद इसका आयोजन होता है इस गेम्स का। फुटबॉल का अगला वर्ल्ड कप 2026 में होगा। इसकी मेजबानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको करेंगे, ठीक है। अभी 2026 आने वाली है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन दुनिया का फुटबॉल संचालन करने वाला सबसे बड़ा संगठन है, जो इसका आयोजन करवाता है फीफा। और फीफा की स्थापना साल 1904 में पेरिस में हुई थी, ये याद रखना भी। फीफा की स्थापना कब हुई? साल 1904 के अंदर पेरिस के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। टाइम पत्रिका ने 2024 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना है? लगा लो भाई स्टार, आप तस्वीर में देखकर पहचान सकते हो। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। टाइम पत्रिका ने अब इनको 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना है। किसको? अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। देखो सम्मान प्राप्ति, डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी बार टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। भी दूसरी बार अवार्ड इनको मिला है। ये कारण, यह सम्मान उन्हें 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में नहीं, उनकी ऐतिहासिक वापसी और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पर जीत के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया, क्योंकि कमला हैरिस पर उन्होंने जीत पाई। पहली बार सम्मान डोनाल्ड ट्रंप को पहली बार ये खिताब 2016 में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद दिया गया था। मैंने बताया था ना 2016 के अंदर ये राष्ट्रपति पहली बार बने थे अमेरिका के, तब इनको ये पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, और अब इनको ये दूसरी बार अवार्ड मिला है।
किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप के 14वें और अंतिम दौर में चीन के डिंग लिरेन को हराकर खिताब अपने नाम किया है? क्या बात है, क्या प्रश्न है आपके लिए, मोस्ट ही कर लेना आप, कितने स्टार लगा लेना, पक्का ही टपकेगा। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप के 14वें और अंतिम दौर में चीन के डिंग लिरेन को हराकर खिताब जीता? उनका नाम क्या है, बताओ भी उनका नाम। तो ये देखो तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है डी गुकेश, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी डी गुकेश। तो उत्तर नंबर डी। तो ये 14वें और अंतिम दौर में चीन के डिंग लेरेन को हराकर इन्होंने खिताब अपने नाम में किया है। देखो पूरी डिटेल। खिताबी जीत। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने हाल में विश्व शतरंज चैंपियनशिप के 14वें और अंतिम दौर में चीन के डिंग लेरेन को हराकर खिताब अपने नाम किया। युवा चैंपियन बने हैं। डी गुकेश 18 वर्ष की आयु में सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियनशिप बन चुके हैं। डी गुकेश है वो 18 वर्ष की आयु में मात्र सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियनशिप बन गई। उनकी उपलब्धि, उनकी जीत ने उन्हें शतरंज इतिहास में सबसे कम ओवर में यह खिताब जीतने वाला खिलाड़ी बना दिया है। इसका स्थान कहां पर हुआ? आयोजन सिंगापुर में। और स्कोर याद रखना इनका, गुके, गुकेश का था 7.5 और डिंग का था 6.5। ये स्कोर याद रखना, कई बार एग्जामिनर आपको पता है, थोड़ा सा अगर दिमाग घूम जाए तो उनके लिए आपको पता है अंतिम स्कोर भी वो पूछ सकता है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के मुख्य आकर्षण और उनके मेजबान स्थान और तिथियां क्या है? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के मुख्य आकर्षण और उनकी मेजबान देखो तिथियां क्या है। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन होगा लद्दाख आई आइस इवेंट्स, ये होंगे 23 से लेकर 27 जनवरी 2025 तक। जम्मू कश्मीर में स्नो इवेंट्स, ये होंगे 22 से 25 फरवरी 2025 तक। ये अलग अलग है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में दो अलग अलग कैटेगरी है। आइस इवेंट्स होंगे जनवरी में और स्नो इवेंट्स होंगे 22 से 25 से फरवरी। तो दोनों की दोनों कथन क्या यहाँ पे सही है, क्योंकि खेलों का आयोजन स्टार्ट हो गया। सबसे पहले होते हैं ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स, तो ये लद्दाख के अंदर 23 से 27 जनवरी, जम्मू कश्मीर में 22 से 25 फरवरी, और जो लेह और गुलमर्ग है वहां पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी करेंगे। ध्यान रखना, ये विंटर गेम्स है, ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स है, और ये है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इनकी मेजबानी करेंगे लेह और गुलमर्ग, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और इसके अलावा अन्य प्रमुख इवेंट्स में देखो, बिहार में यूथ और पैरा गेम्स अप्रैल 2025 और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे, ये भी मैंने बता दिया। ये चार गेम अलग अलग हो गए। खेलो इंडिया विंटर गेम्स ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर, खेलो इंडिया यूथ गेम्स लेह और गुलमर्ग, और यूथ और पैरा गेम्स होंगे और यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे वो होंगे बिहार के अंदर, ये अप्रैल 2025 के अंदर। ये अलग अलग याद रखना, सारे गेम्स अलग अलग होंगे। गीता जयंती 2024 पर भोपाल और कुरुक्षेत्र ने किस प्रकार की अद्वितीय उपलब्धियां हासिल की है? तो कुरुक्षेत्र के अंदर आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय गीता जो है महोत्सव बनाया गया, कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर है। तो वहां पर गीता जयंती पर 2024 पर भोपाल और कुरुक्षेत्र ने किस प्रकार की अद्वितीय उपलब्धियां हासिल की? तो ये की है आपको पता है। देखो, भोपाल ने 5,000 से अधिक आचार्यों के साथ भगवत गीता के श्लोकों का सामूहिक पाठ किया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, ये सही है। कुरुक्षेत्र में 1.5 करोड़ लोगों ने वर्चुअली प्लेटफॉर्म के माध्यम से भाग लिया और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के लिए तंजानिया भागीदार देश है रहा था। ये याद रखना भी, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के लिए तंजानिया भागीदार देश रहा। तो सारे के सारे कथन क्या यहाँ पे सही है। उत्तर नंबर इसका 4 नंबर है, हो जाएगा। तो गीता जयंती 2024 पर भोपाल और कुरुक्षेत्र ने अद्वितीय उपलब्धियां हासिल की है। भोपाल से 5,000 से अधिक आचार्यों ने भगवत गीता के श्लोकों का सामूहिक पाठ करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और कुरुक्षेत्र में 1.5 करोड़ लोग वर्चुअली प्लेटफॉर्म के माध्यम से शामिल हुए। और गीता जयंती 11 दिसंबर 2024 को बनाएगी, जो मार्गशीर्ष माह की 10वीं की तिथि के अगले दिन है मानी जाती है। कब बनाएगी? 11 दिसंबर 2024 को। 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस WAC 2024 और आरोग्य एक्सपो का उद्घाटन कहाँ हुआ? 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का उद्घाटन हुआ है देहरादून के अंदर। कहाँ पर हुआ? देहरादून कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि आयुर्वेद बताए आपको पता है दवाइयां वगैरह वहां पर ही मिलती है, देहरादून इधर उत्तराखंड की तरफ। तो देहरादून में 10वें विश्व आयुर्वेद दिवस, आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का उद्घाटन किया गया। इसके अंदर केंद्रीय आयुष मंत्री श्री प्रताप राव जाधव, उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी और भी हस्तियां इसके अंदर शामिल हुई। अब इसका विषय याद रखना, इस वर्ष का विषय डिजिटल हेल्थ
एक आयुर्वेदिक दृष्टिकोण है। जो डिजिटल हेल्थ है एक आयुर्वेदिक है दृष्टिकोण है, जिसका उद्देश्य आधुनिक तकनीकी नवाचारों के साथ आयुर्वेद को एकीकृत करें। वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को पुनर्परिभाषित करना इसका उद्देश्य है। ये याद रखना। कहां पर हुआ इसका आयोजन? 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का उद्घाटन है देहरादून के अंदर। ये याद रखना अच्छे तरीके से। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह ने दिल्ली के इंडिया गेट पर कब 22वीं दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया था? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह ने दिल्ली के इंडिया गेट पर कब 22वीं दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया? तो ये किया है 12 से लेकर 22 दिसंबर 2024। कब से? 12 से लेकर 22 दिसंबर 2024। तो 22वीं दिव्य कला मेला का आयोजन 12 से लेकर 22 दिसंबर 2024 तक दिल्ली के इंडिया गेट पर हुआ और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह ने इस मेले का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य यही है, जो दिव्यांग शिल्पकार हैं उद्यमियों की उनकी प्रतिभा और उद्यमिता को बढ़ावा देना, यानी कि दिव्य कला मेला जो दिव्यांग है उनके लिए है। यह आयोजन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम के तहत केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाता है और इसके अंदर 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 100 से अधिक प्रतिभागी शामिल हो जाएंगे। तो 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के अलग अलग राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश के यहाँ पर शामिल होंगे। एलन मस्क की कुल संपत्ति 400 बिलियन डॉलर से अधिक होने का रिकॉर्ड किस इंडेक्स के अनुसार दर्ज किया गया? क्या बात है। एलन मस्क, तो आपको पता है इनकी कुल संपत्ति अब 400 बिलियन डॉलर से अधिक होने का इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। ये किसके द्वारा रिपोर्ट आई है, किसकी रिपोर्ट आई है? तो यही है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की। ऑप्शन नंबर बी किसकी आई है? ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की रिपोर्ट आई है। उसके मुताबिक एलन मस्क की कुल संपत्ति 400 बिलियन डॉलर से अधिक होने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। देखो मुख्य तथ्य। कंपनियों का नेतृत्व एलन मस्क टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ है। पहला पॉइंट तो ये आपको याद रखना है। एलन मस्क है वो टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ है। रिकॉर्ड, एलन मस्क इतिहास में पहले व्यक्ति बने हैं जिनकी कुल संपत्ति 400 बिलियन डॉलर यानी कि 33,938 करोड़ से अधिक हो चुकी है। 33,938 करोड़ से अधिक होगी। यह उपलब्धि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दर्ज की गई है, ये याद रखना। और सेक्टर योगदान, उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा ऑटोमोबाइल, टेस्ला और अंतरिक्ष क्षेत्र स्पेसएक्स में उनके नवाचारों को निवेश है परिणाम, यानी कि उनका योगदान है वो मोबाइल ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान है। मस्क के पास स्पेसएक्स के 42% शेयर हैं, जो इसे दुनिया का सबसे मूल्यवान निजी स्टार्टअप बनाता है। कौन बनाता है? स्पेसएक्स, जिसकी 42% शेयर है। तो याद रखना 400 बिलियन डॉलर से इनकी संपत्ति अधिक हो चुकी है। ये टेलीग्राम ग्रुप है। कोई सूचना आती है, कल क्लास नहीं आती, इसकी सूचना मैंने आपको टेलीग्राम पर डाल दी थी। कल आपको एक साथ क्लास मिलेगी। आज क्वेश्चन थोड़े ज्यादा थे क्योंकि कल वाला भी मैंने साथ ले लिया है और आज आपको पता है कल संडे है, फिर आपको वीकली क्लास मिलेगी, इसलिए मैंने क्लास थोड़ी सी लंबी है और क्वेश्चन भी ज्यादा है आपके लिए। तो हो सकता है आज के लिए 20-22 मिनट की क्लास हो चुकी हो। मोदी जी द्वारा 9 दिसंबर 2024 को बीमा सखी योजना किस शहर में लॉन्च की गई? तो शहर हरियाणा के पानीपत शहर में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण 7 से 8 दिसंबर 2024 को किस शहर में किया गया? अबू धाबी, दुबई, रियाद, दोहा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, ईओआरओ की टेस्ट सीरीज है, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इंडियन पॉलिटी की है, फर्स्ट ग्रेड की भारत राजस्थान की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है और रीट पात्रता की चल रही है भी। तो रीट पात्रता आ चुकी है, 27 फरवरी को इसका एग्जाम है, फिक्स हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन भी आ सकते हैं, भर सकते हैं भी, तारीख डेट आ गई सब कुछ। तो अपनी तैयारी में लग जाओ, खूब सारी भर्तियां आ चुकी है। गजब तरीके से पढ़ो और करंट अफेयर्स को मजबूत करना है तो आप लगातार आपको देखनी पड़ेगी क्लासें और आपको लगातार मेरी क्लासें अब से आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।